गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ये 4 सवाल थे और मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने किए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले सवाल पे अपन आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, डी एक्स। तो इस पर्टिकुलर सवाल में मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा, हालांकि मतलब इतना कुछ खास नहीं है। एक तो मेथड हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, जैसे ये पावर स्क्वायर है ना, फिर से वो फोर्सिंग इंटीग्रेंट की याद करो, फोर्सिंग इंटीग्रेंट फॉर बाई पार्ट्स। तो इस वाले का डेरिवेटिव क्या हुआ दोस्त? मुझे लग रहा है इस वाले का डेरिवेटिव हो गया तुम्हारा एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स और कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। तो मुझे लग रहा है इसका डेरिवेटिव हो गया एक्स कॉस एक्स। तो जैसे मैंने फोर्सिंग इंटीग्रेंट में बोला था कि अपन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा हालांकि, बट यहाँ एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया सॉरी एक कॉस एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, सही है। तो ये मेरे ख्याल से इसका डेरिवेटिव ठीक लिखा है मैंने, हाँ ठीक है। और एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स और ये कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अब ये इंटीग्रेबल है आसानी से, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो सेकंड का इंटीग्रल आएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, मतलब माइनस वन अपॉन टी, राइट। तो माइनस वन अपॉन टी में तो यहाँ ही जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई दिस फंक्शन दैट इज एक्स अपॉन कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन बोलो इसका तो आएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है यही आएगा, वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन टूल यूज़ कर सकते हैं आप। तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ऊपर कॉस एक्स, एक्स का वन, फिर माइनस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कुछ दिख रहा है क्या, कैंसल आउट होता हुआ? नहीं, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड। तो ये कटने के बाद क्या बनेगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाला पूरा पोर्शन मेरे ख्याल से 10x में बदल जाएगा, इसके आगे आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। एक मेथड ऐसे उस दिमाग में रखना, जैसे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मतलब मैं बस ये याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी ये मेथड तो आपको समझ में आएंगे होगा, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आता था, तो हमारे पास जनरल क्या होता था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स में कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड, याद करो किसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। मुझे लगता है आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ वैसा तो नहीं है, लेकिन वैसा ही कुछ दिख रहा है वैसा तो नहीं है बट वैसा ही कुछ दिख रहा है। नहीं जैसे देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिख रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ए की वैल्यू यहाँ क्या फील दे रहा है, एक्स, और बी की वैल्यू क्या फील दे रहा है, 1। तो हम जनरली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हैंडल करते थे सिचुएशन को। हालांकि यहाँ एक्स वेरिएबल है, मैं समझ रहा हूँ बात को, ठीक है ना। आप भी समझिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपनी बात ही समझाने की कोशिश मत करते रहिए, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख के क्या सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आता है, सोचो। tan थीटा आता है पक्का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरीके से जब कभी भी आपके पास एक्स साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स मान लो लिखा हो, ऊपर कुछ और लिखा है, ठीक है ना। ऊपर फिर उसके इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और सेटिंग होगी। तो मान लो कि एक्स साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या सोचिएगा फिर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25, और फिर एक्स इक्वल टू क्या सोचिएगा, 5 tan थीटा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के सिचुएशन आए तो ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ठीक है ना। जो मेथड 2 है, मेथड 1 तो हो सकता है फैल जाए, लेकिन ये वाला पास कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखना यहाँ पे मैं एक्स इक्वल टू क्या रख रहा हूँ, tan थीटा। मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू tan थीटा, देखिएगा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, मतलब आई थिंक दिस इज tan स्क्वायर थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर्स दिस इज आई थिंक क्या बोलूँ, tan थीटा साइन tan थीटा। तो tan थीटा को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस tan थीटा इनटू साइन tan थीटा, देखिए, और प्लस 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 क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, कॉस tan थीटा। आप समझ रहे बात को, खुद से भी करके देख लीजिएगा। और डी थीटा में डी एक्स में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बनेगा पूरा माहौल। तो ऊपर तो एक tan स्क्वायर थीटा आ गया, एक सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, और एक डिनोमिनेटर से एलसीएम होने के बाद आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉस ऊपर जाएगा और स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक जंप करके ऊपर आएगा। सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर की कहानी तो हो गई खत्म, और नीचे एक फॉर्मूला बनेगा, देखना, साइन थीटा साइन tan थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस tan थीटा का होल स्क्वायर। यानी ये इंटीग्रल किसके बराबर आ रहा है बच्चों, देखिएगा, इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी आई थिंक कॉस tan थीटा माइनस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे आप सोचना क्या करना है, बस tan थीटा माइनस थीटा को टी मानिएगा, ऊपर डी टी है, यू विल सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो दैट इज tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा इसका आगे।
तो ये थोड़ा पावरफुल होने वाला है, अगर आप कीजिएगा अच्छे से तो ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। सेकंड वाला मेरे ख्याल से कुछ खास था नहीं, इसको भी कुटर पुटर से निपटा ही दिया होगा बच्चों ने, मुझे लगता है ऐसा। मैक्सिमम जो पढ़ने वाले होंगे उनको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रल डी एक्स अपन, तो इस तरह के जैसे लास्ट क्लास में भी बतला रहा था रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बाहर एक्स माइनस अल्फा था, तो मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें बार बार बतला रखी हैं। जैसे अब इसमें आप इन दोनों में से किसी कोई बाहर निकाल लीजिए, उसके पावर स्क्वायर को निकाल लीजिए। तो जैसे मैंने एक्स माइनस 1 का स्क्वायर निकाल दिया, तो यहाँ एक्स प्लस 2 की पावर 5/4 तो था ही। अब मैंने क्या कहा कि एक्स माइनस 1 की पावर 5/4 नीचे आ जाएगा। आपने फील किया इसको? नहीं किया? देखो क्या भाई साहब कि यहाँ पे एक्स माइनस 1 की पावर 5/4 आ रहा है और यहाँ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हुआ एक्चुअली एक्स माइनस 1 की पावर 2 माइनस 5/4, दैट इज 2 माइनस 5/4 इज 3/4। तो ये फिर से वही बन गया ना, एक्स माइनस 1 की पावर 3/4। समझ में आ गई बात? अब इसका कुछ नहीं करना है, इसके आगे मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 को टी की पावर 4 टाइप का कुछ मान लीजिएगा, और ये जो आप देखिएगा कि ये डी एक्स अपॉन दिस है, ये इसके इधर डेरिवेटिव में निकल के सॉल्व हो लेगा। समझ में आएगा? तो दिस इज ऑल्सो डन। और एक तीसरा वाला है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस, गलत पढ़ दिया था क्या? क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें करते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बाद पेशेंस खो देते हैं, जिसकी वजह से रह जाता है। करना ही पड़ेगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को टी क्यूब टाइप का मान लीजिए। नहीं देखिएगा, तो इसको पहले एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी बदल देते हैं, तो एक्स कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा है 1 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब आएगा क्या? मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और डी एक्स क्या आएगा बच्चों? डी एक्स आ जाएगा मुझे लग रहा है 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर और इंटू 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, नहीं, और माइनस 1 माइनस टी क्यूब और इंटू 3t स्क्वायर डी टी। सो डी एक्स इज गोइंग टू बी 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर और इधर हम लोग बोलेंगे 3t स्क्वायर डी टी, विद माइनस साइन निकल जाएगा, नहीं माइनस 3t स्क्वायर, हाँ। तो फिर ये बीच में प्लस हो जाएगा मुझे लग रहा है, तो 1 प्लस टी क्यूब प्लस 1 माइनस टी क्यूब, शायद ये 2 आ जाएगा, पता नहीं सही गलत भगवान है, देख रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं सही गलत तो कैसे, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है यार, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो टी बन गया भाई, नहीं, और अगर ये टी बन गया तो 1/x, तो ऊपर 1 प्लस टी क्यूब और नीचे 1 माइनस टी क्यूब, और डी एक्स भाई साहब माइनस 6t स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो शायद ये एक तो पावर कट जाएगा, चेक करो यार, और -6 अगर बाहर निकाल दें दोस्त इसमें से, तो ऊपर टी क्यूब है और नीचे 1 माइनस टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी क्यूब। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तक कर लिया था सर, इसके बाद रह गया, कोई बात नहीं, इसके आगे वही है जो पहले बतलाया जा चुका है। इसको लिख दो आप पहले तो 1 प्लस टी क्यूब माइनस 1 माइनस टी क्यूब और इसका आधा, नहीं पक्का। और जैसे ही अलग अलग कीजिएगा तो 2 इंटीग्रल बनेगा, डी टी अपॉन टी क्यूब प्लस 1 और या फिर और दूसरा डी टी अपॉन टी क्यूब माइनस 1 या 1 माइनस टी क्यूब जो भी है। ये मैंने ऑलरेडी बतलाया था, डी टी अपॉन टी क्यूब प्लस 1 की ऊपर 2 तरीके से, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला था, दूसरा मैंने बताया था कि ऊपर इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो क्लास नोट्स को रेफर कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ था तो आप क्लास नोट्स रेफर कीजिए, सही है, क्या रेफर कीजिएगा? क्लास नोट्स रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला भी मेरे ख्याल से डन है। अब आया होगा मज़ा इसमें, कहाँ गया? डी एक्स अपॉन ए प्लस बी का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और जिन्होंने ट्राई किया होगा उनको मज़ा आया होगा, बाकी उनको तो क्या मज़ा आएगा जिन्होंने ट्राई नहीं किया, नहीं कुछ स्वाद तो नहीं को आएगा ना, जो कुछ करेंगे, हारेंगे जीतेंगे जो भी है, जो कुछ करेंगे नहीं उनको कैसे स्वाद आएगा? मतलब ए ग्रेटर देन बी। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या कॉस एक्स को 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रख के निकाल लेते 3-4 पेज, वही हाफ एंगल tan x बाई 2 में बदलना, वो आ जाता है 3-4 पेज या 2-3 पेज में। हो सकता है कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मैंने 1 पेज में किया, तो फॉन्ट साइज उसमें छोटा रखा होगा, और तो क्या किया होगा। हमने बोला कि हम इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, ठीक है, कैसे सोचेंगे उस पर बात करते हैं। नहीं हिला के रख देगा ये सवाल आपको, ध्यान सुनना, जरूरी नहीं कि आ ही, लेकिन आपको देखने में अच्छा लगे शायद, वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो
जैसा हम लोग यूजुअली मैथ में कर लेते हैं। मान लो कि हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे हैं। मान लो एक फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया और उसमें दो ऐसे फंक्शन बनाए, एक फंक्शन जो ये है और एक फंक्शन जो इससे इजी टू इंटीग्रेट है। दो बातें बोल रहा हूँ कि सपोज आई हैव डिफरेंशिएटेड अ फंक्शन, और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने मैंने क्या कहा कि एक तो ये बना और एक इससे इजी टू इंटीग्रेट बना। क्या लगता है काम हो जाएगा? यस, मुझे लगता है। अब अगर मैं सोचूं कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, ये खुद से तुम भी करके देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्टॉप द वीडियो, यू कैन थिंक कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखें, फिर देखें सर से मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये ट्राई कर सकते हो, थॉट मैंने बता दिया। तो मैं जो फंक्शन डिफरेंशिएट करूंगा जिसमें ये बने ही बने, आपको बोले मैं साइन एक्स डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो कर लो भाई, कुछ और कर लो तुम, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि साइन एक्स का तो समझ में आ रहा है ना क्या इससे रिलेशन होगा, ठीक है। इससे रिलेट करना भी है साथ ही साथ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में भी सोचना है। ये नहीं कि व्हाट इज योर नेम, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश सर। तो ये a प्लस बी कॉस एक्स तो नीचे आना चाहिए ताकि a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर बने, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपने सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करके रख दिया, मान लीजिए ऐसे ही सोच ले रहे हैं, और ऊपर माइनस बी साइन एक्स आएगा तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा सर। अब ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। अब ये एक फंक्शन ही बना हुआ है, ठीक है ना। हमें कुछ ऐसा भी चाहिए होगा ऊपर कि हम कुछ स्प्लिटिंग वगैरह भी कर पाए, हम कुछ क्या कर पाए, स्प्लिटिंग वगैरह, ताकि एक ये बने और एक दूसरा फंक्शन ही बन जाए जो इससे ईजी हो इंटीग्रेट करने में। समझ में आ रहा है, बेसिक फंडा ये। तो मैंने क्या कहा साहब, इसलिए मैंने अभी तक न्यूमरेटर की जगह खाली छोड़ रखी है, यहाँ पे न्यूमरेटर खाली छोड़ रखा है, वन नहीं लिया अभी तक, क्योंकि वन लेने पर सिर्फ एक ही फंक्शन बनेगा, उसको तोड़ना मुश्किल है कि आप कैसे तोड़ोगे। समझ में आएगा। ऊपर अगर मतलब कोई बोले कि सर ई की पावर एक्स ले लूँ, तो भाई ई की पावर एक्स का तो इससे क्या लेने देना है, बाकी लेके देख लो, अगर लगता है कि हो जाए तो ठीक है। बेसिकली वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ हिट एंड ट्रायल की कौन सी फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करें। तो मुझे लग रहा है साइन या कॉस वाले फंक्शन में किसी एक को यूज़ करके देखते हैं। जैसे मान लो साइन एक्स यूज़ करते हैं, इन केस नहीं है तो कॉस एक्स यूज़ करके देखेंगे। तो ये तो हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर बनना चाहिए था वो बन गया, सही है क्या? नहीं। और ऊपर क्या बनेगा, a प्लस बी कॉस एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और a प्लस बी कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स का माइनस बी साइन एक्स, ये बनेगा। यानी ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है a कॉस एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज b अपॉन दिस। अब कोई बोले सर यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी तो है होने की। अब बोलोगे कैसे, आपको क्या समझ में आ रहा है पॉसिबिलिटी कैसे? मान लो कि ऊपर हम कुछ ऐसा सेट कर दें कि कांस्टेंट अपॉन दिस आ जाए, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो, तो एक्चुअली तो हमारा इंटीग्रल ही आ गया ना भाई, ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, हमें तो dx अपॉन इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि इसकी शक्ल के हिसाब का ऊपर बना दो। समझ आ रहा है कैसे बना सकते हैं? बी कॉस एक्स चाहिए तो ए खींच लो और बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, बी कॉस एक्स बन गया, देख लो। और नीचे ए है तो ए और बना दो, और प्लस एक्चुअली क्या था, एक्चुअली तो बी था, और माइनस क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बाई बी। पता नहीं गलत या सही देख लीजिए आप। और नीचे आ जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा, हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई होकर फिर से a कॉस एक्स बन जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई बी माइनस a स्क्वायर बाई बी कट जाएगा, और प्लस b का b है। अब बोलोगे कि हो गया क्या? यस हो गया, देखना ध्यान से आप। देखना, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो ये खुद ही हो जाएगा, अंदर वाला नहीं। और इधर देखना a बाई बी 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, ये इंटीग्रेट करने में आसान है। और प्लस लास्ट में बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, पता नहीं चेक कर लेने एक बार, एंड 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक मिनट रुकिएगा, देख लीजिए, मेरे ख्याल से तो ये बन रहा है। अब क्या करें, सब तरफ इंटीग्रेट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये तो इधर यही आ जाएगा। समझ रहे बात को? इसके आगे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, अब इसके आगे इजी टू इंटीग्रेट है। दिस इज नाउ a अपॉन बी इंटू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, ये पहले वाले सिंपल है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, पता नहीं ये सही है गलत कैलकुलेशन, लेकिन करना है ऐसे ही है। और ये आपका नोन था जो अब इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और उस लंबे कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो इस लेवल पे सोचना पड़ेगा जाके। तो इसके साथ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समाप्त होता है, और हम चालू कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखते हैं कितना हो पाता है।
तो यहाँ पे वो सारी बातें शीट वगैरह जो है आप कंप्लीट कर लीजिए, जैसा कि पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। किसी को लग रहा है कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करते रहेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारा पंचायत है इसमें भी। ठीक है, मतलब बहुत सारी इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रेट करते आ रहे हैं, तो अब हम लोग बिटवीन लिमिट्स इंटीग्रेट करेंगे, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेट तो कर ही रहे हैं, अब बिटवीन लिमिट्स करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर लिमिट या फिर लोअर लिमिट। टू नेम फॉर दिस, इंफीरियर लिमिट और लोअर लिमिट। इस बी के बारे में क्या कहें भाई साहब? बी इज अपर लिमिट और सुपीरियर लिमिट। जनरली तो हम लोग अपर और लोअर का इस्तेमाल करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। बट जैसे ही आप आईटी करके मतलब कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड का ही होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी समझ में आएगा। इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, उस पर बात कर रहे हैं पहले। व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड इट आउट? तो द प्रोसेस इज कि मान लीजिए किसका जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है दैट इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, एंड सिंस द लिमिट्स गोज फ्रॉम ए टू बी, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। और एक्चुअली ये क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन में हम अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये तरीका है इसको इवैल्यूएट करने का, बस ये वाली बात है। तो एफ एक्स प्लस सी की वैल्यूज हम बी और ए पे रखते हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से चेंज कर लेते हैं, एफ बी प्लस सी और माइनस एफ ए प्लस सी। तो जिस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे इंडेफिनिट में कि भाई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलना, ठीक है, उसको यहाँ पे देख सकते हो, सी इवेंचुअली विल कैंसिल, समझ में आएगा। तो इस तरह की शक्ल का मिलेगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। उसका अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल है एफ एक्स प्लस सी एंड द लिमिट गोज फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू बी पे माइनस ए पे, तो दिस इज द वैल्यू, ठीक है ना। इसमें एक दो और चीज़ें हैं जो सिंपल भी हैं। एक चीज़ है कि जो स्मॉल एफ एक्स होना चाहिए वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम इस तरीके से काम कर पाते हैं। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर इन बिटवीन इसको तोड़ना पड़ता है। तो ये सारी क्या बातें हैं, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, समझ में आ गया। बट बिफोर दैट हम इसके ज्योमेट्रिकल उस पर जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है ना। जैसे देखना यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या चीज़ बताई कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर मैं बात करूँगा, ठीक है ना। बट फॉर द टाइमिंग ए से बी में फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। और अगर कंटिन्यूस है तो हम इसको इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उसके लिए मैंने क्या बोला, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कैसे करते हैं वो सब पे बात करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल का तो आपको बतला दिया था मैंने कि फैमिली ऑफ कर्व है, बट यहाँ फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, यहाँ एरिया से रिलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे किससे रिलेट होता है, एरिया से। जैसे मान लीजिए ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस तो है स्मॉल एफ एक्स, ठीक है ना, और मान लीजिए पॉजिटिव है, समझिएगा ध्यान से। ए से बी में क्या है, एफ एक्स ये फंक्शन है, पॉजिटिव है और इस तरीके से एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, हम लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो बोल रहे हैं इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन द इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि ये कौन सा एरिया सर, तो देखिए आप ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कौन से एरिया की बात हो रही है। इट इज टॉकिंग अबाउट दिस एरिया बेसिकली, जो हम लोग बोलेंगे क्या, बाउंडेड बाई द कर्व, बाउंडेड बाई द लाइंस। ये है x इक्वल टू a, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं x इक्वल टू b। तो ये जो एरिया है, इस एरिया की बात कर रहा है कौन, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बात कर रहा है, समझ में आएगा। बट ये पॉइंट है कि सर ये जो आपने इंटरप्रिटेशन बताया
ये तो अंडर द कंडीशन बतलाया एफ एक्स पॉजिटिव है, बट अगर एफ एक्स पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो तो कैसे लेंगे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एरिया कैसे आता है उस पर भी मैं बात करूँगा, ठीक है ना, बट शायद आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, लेकिन करेंगे जरूर बात। बाकी आप भी सोचिएगा कि एरिया से कैसे कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है ग्राफ, ये लाइन एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। तो हम लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैं अब इसमें क्या कह रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली, मतलब इन जनरल तो ये है जो मैं अब लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अलजेब्रिक वर्ड का मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, 11th में भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे डेफिनेट इंटीग्रल को क्या है ना एरिया ही मान लेते हैं, एरिया ही नहीं है। एरिया तभी होगा जब हम लोग बोल रहे हैं एफ एक्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर एफ एक्स पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब होगा अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अब कोई पूछे कि सर अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज का मतलब क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सुनना ध्यान से, ये सब चीज़ हम समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव क्यों आ रही है, कौन सी चीज़ नेगेटिव क्यों आ रही है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट C1 कह दिया मैंने, ये पॉइंट मैंने C2 कह दिया, ये पॉइंट मैंने C3 कह दिया, ठीक है। तो ये जो A to C1 आया है दोस्त, ये आप देखोगे कि सिंस हम रेक्टेंगल्स मल्टीप्लाई करते हैं हाइट्स के साथ, समझ में आएगा, तो ऑफ कोर्स हाइट भी पॉजिटिव है और रेक्टेंगल जो हम वेरिएशन देते हैं लेफ्ट टू राइट देते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा, ठीक है ना। इसको मैंने A1 मान लिया, मैं ये वैल्यू बोल रहा हूँ जो साइन के साथ आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे जब इसको देखोगे तो एफ एक्स डाउनवर्ड से है लेकिन वेरिएशन लेफ्ट टू राइट है, बोलोगे वेरिएशन क्या है वो मैं बात कर लूँगा, ठीक है ना। बाकी इतना आइडिया सब बच्चों को होता है, इतना तो दिमाग में रहता ही है। इसको मैंने A2 बोल दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो A1 होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, A2 जो होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ जब आप इंटीग्रल A to B एफ एक्स डी एक्स करोगे तो A1 प्लस A2 लिखोगे, क्योंकि A2 खुद में नेगेटिव है, मैंने यहाँ माइनस जान उसके नहीं लगाया, नहीं तो माइनस लगाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली चीज़ मान लीजिए कि निकल के आती है A3, मतलब आप समझ रहे हो कि मैंने क्या बोला, A1 इज, आप ऐसे सोच लो इंटीग्रल A to C1, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, बट कुछ बच्चे होते हैं कि दे मेड कन्फ्यूजन, मतलब एक्चुअली तो बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि अच्छा मैंने तो बना लिया कन्फ्यूजन, अब बताओ। जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो A2 अपने आप में नेगेटिव ही है कि C1 से C2 जब करोगे तो एफ नेगेटिव है और वेरिएशन C1 से C2 जा रहा है, तो अपने आप ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने इसको यहाँ जोड़ा है क्योंकि A2 खुद में नेगेटिव है। अगर कोई बोलता है कि सर आप A1 माइनस A2 लिखूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं भैया, ये A1 माइनस A2 नहीं होगा, नहीं तो फिर ये क्या हो गया कि A2 नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आ रही बात। अब देखना इधर से ये जो आया उसको मैंने बोला A3, C2 से C3 वाला, और ये वाला मैंने क्या बोला A4। तो आपको समझ में आ रहा है कि A3 तो खुद पॉजिटिव ही रहेगा और A4 खुद नेगेटिव होगा। तो यानी कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि व्हाट इज दिस डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया। जैसे कोई पूछता, एक तो ये पूछ देता है कि इंटीग्रल A to B f x dx क्या है, तो मैं बोलूंगा ये। लेकिन कोई पूछता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय, सुनना आप लाइन ध्यान से, इंग्लिश की है थोड़ी सी ध्यान से, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, द कर्व y इक्वल टू fx, द लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस। तो अगर अब कोई बोलता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय fx, द कर्व fx, द लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे एरिया, ये जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट द एरिया, ये जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट द एरिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। एरिया क्या होगा, एरिया इस केस में इंटरेस्टिंग है, क्या हो जाएगा A1, जो ध्यान रखना एरिया हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, माइनस A2 होगा, क्यों, क्योंकि A2 ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस A3 माइनस A, मतलब दिस विल बी द एक्चुअल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस। तो दिस इज एरिया माय डियर फ्रेंड्स, और वो जो लिखा हुआ है अलजेब्रिक सम है। तो अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली, समझ में आ गया। तो यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है। कुछ कुछ केसेस में ये एरिया के बराबर हो सकता है, जब हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। अदरवाइज हम लोग बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बट एरिया विल नेवर बी नेगेटिव। बस ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आज की चीज़ जो है हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, और फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ इट एक्चुअली कनेक्ट्स टू एरिया, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो होमवर्क में मैंने वही जो बोला है उसको अपन फॉलो कर लीजिएगा। क्या फॉलो कर लीजिएगा बोलिए, इनडेफिनिट का जो DPP वगैरह है, शीट वगैरह है, वो सब कंप्लीट करने में लग जाइएगा, ठीक है।